हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो हम फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो एक्चुअली मैनेजमेंट का जो मैंने अभी जो 2 दिन पहले टॉपिक कराया है, तो वो एक अकेला एक टॉपिक था जो कि आपके सिलेबस में रह रहा था। अगर आप सिलेबस देखेंगे उसका बीबीए का, तो बीबीए के सिलेबस में वो रह रहा था। बाकी सारे टॉपिक जो हैं मैनेजमेंट के ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर, तो आप उसके थ्रू उसको कर सकते हैं। यही सेम टॉपिक आपको 12th क्लास में, बीकॉम में और एमकॉम में, एमबीए में भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आखिर क्या-क्या स्कोप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर मौजूद हैं। नाउ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। Scope of organization behavior covers the individual behavior, group behavior, organization structure and external environment factor. देखो स्कोप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो स्कोप में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कहाँ कहाँ स्कोप आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के केस में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखने को मिलेगा। ग्रुप डायनामिक्स के केस में यानी कि ग्रुप बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो हर जगह आपको यहाँ पर इसका स्कोप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इट एग्जामिन हाउ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, टीम इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एंड द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? इनका कहना है कि पर्सनल एटीट्यूड, टीम इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किस तरह से, ये चीज सारी की सारी चीजें किस तरह से परफॉर्मेंस, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को या उसके सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज हमको इसके द्वारा पता चलता है। तो इसलिए इनकी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर आप देखो, जैसे अभी हमने कहा कि इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, प्रोसीजर, ये सारी की सारी चीजें जो है इसको हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। हमने इसको बेसिकली मेन पार्ट इसके 3 है, बट हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी चीजें अधूरी हैं। तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देखा जाए तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, परसेप्शन, हर एक चीज जो है वो इम्पैक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर। तो इसलिए इसका यहाँ पर ये स्कोप देखने को मिलेगा आपको। ग्रुप बिहेवियर की बात करें तो जो टीम वर्क, ग्रुप डायनामिक्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन और जॉब डिजाइन यहाँ पर आपको इसके थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या बदलाव आ सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो पहला जो हमारा है दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में आप देखोगे कि काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसा मैंने कहा, पर्सनैलिटी एंड थ्रेट। इंडिविजुअल बिहेवियर हमें स्टडी करवाता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, हमारा जो एम्प्लॉय है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि वो अपनी बातें सामने रख पाता है या फिर सिर्फ अंदर ही अंदर अपनी बातें रख पाता है। ठीक है, तो उसके इमोशंस की स्टेबिलिटी का उसके वर्क परफॉर्मेंस पर या इंटरेक्शंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जानना जरूरी होता है। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर आता है। उसी तरह से एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो ये एग्जामिन करता है, इट एग्जामिन की हाउ एम्प्लॉय एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब, कलीग्स एंड कंपनीज अफेक्ट द मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड द रिटेंशन। ठीक है, इसी की मदद से हमें पता चलता है उसके एटीट्यूड्स के बारे में कि उसका एटीट्यूड कैसा है जॉब के लिए, कलीग्स के लिए, कंपनी के लिए, जो उसकी प्रोडक्टिविटी और या रिटेंशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। परसेप्शंस या कॉग्निटिव बायसेस भी हमें इंडिविजुअल बिहेवियर का जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्कोप इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए जानने, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, क्योंकि इसके थ्रू हमें परसेप्शन पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारा जो
ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है उससे किस तरह का परसेप्शन सामने वाले का क्रिएट हो रहा है। क्या वो जो लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एरर्स को कम करते हुए अपने काम को आगे अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा है, इस बिहेवियर को जानने में मदद मिलती है। मोटिवेशन और इंसेंटिव्स को हमको देखने को मिलता है, हमें ये पता चलता है कि दिस कि किस तरह से एम्प्लॉइज परफॉर्म कर रहा है ना, वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की जरूरत है, अगर तो है तो वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से जो इंसेंटिव्स है वो उसको बूस्ट कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, उसके एंगेजमेंट को बढ़ाने में। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो इसलिए ये स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए। साथ ही साथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये फोकस करता है इंडिविजुअल एक्वायर्ड करे न्यू स्किल्स और नॉलेज को, जिसका इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, परफॉर्मेंस में, करियर प्रोग्रेस में, सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दे आर कम्स अंडर द इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप डायनामिक्स या ग्रुप बिहेवियर। दिस स्कोप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंक्लूड द ग्रुप डायनामिक्स इन द फॉलोइंग वे। क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कम्युनिकेशन पैटर्न, आप एक ग्रुप के अंदर किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह का चैनल आप यूज कर रहे हैं। इज दिस बेटर, क्या वो लोगों को एक साथ रखने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। तो इन सब की स्टडी जो है, इसको करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जरूरत पड़ती है ग्रुप डायनामिक्स में। तो कम्युनिकेशन पैटर्न यानी कि ग्रुप डायनामिक्स स्टडी करता है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद इन द टीम, the effectiveness of communication channel, and how clear and open communication lead for the better collaboration। इन सारी चीजों के लिए हमको जरूरी है कम्युनिकेशन पैटर्न का पता होना। दिस इज फॉर द ग्रुप। नाउ लीडरशिप रोल, इट एग्जामिन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स विद इन द ग्रुप, हाउ लीडर इन्फ्लुएंस द ग्रुप परफॉर्मेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन द टीम मोरल्स एंड द मोटिवेशन। कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर इसके थ्रू पता करते हैं। नाउ टीम कोहेसिवनेस यानी कि टीम को जोड़ने वाली ताकत। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अ टीम कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है कि क्या चीज है जो उनकी बॉन्डिंग क्रिएट कर रही है, उनके अंदर किस तरह का ट्रस्ट, उनके शेयर्ड गोल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं कंपनी में प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने में और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। इसके अलावा आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सो इट इन्वॉल्व स्टडिंग द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या बताता है? स्टडी द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर आप कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से आप पहचानते हो, किस तरह से आप उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं और किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हो। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो डिस्प्यूट की वजह से इसका सीधा सीधा असर ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज पर पड़ेगा। इसलिए उसको टाइमली रिजॉल्व करना जरूरी है और इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर ग्रुप में जरूरी है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये एक्सप्लोर करता है हाउ ग्रुप मेक्स डिसीजंस एंड हाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लीड टू द इनोवेटिव सॉल्यूशन। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा था कि अब ये चीज इंक्लूड हो चुकी है, तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस इसके थ्रू पता चलती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, रेट एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉय बिहेवियर एंड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मदद मिलता है, लाइक पीपल मस्ट स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज के समय पर अगर हमें वर्क में प्रोग्रेस चाहिए, हम चाहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए वी रिक्वायर द पर्सन्स हु हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स कि वो इस पर काम कर सके। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिक्वायर्ड है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसी के बेस पर आपको प्रॉपर लर्निंग दी जाती है ना, आपको अडेप्टेशन यानी कि चेंज मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सोशल ट्रेंड एंड डेमोग्राफिक, अगर देखा जाए देयर इज अ नीड टू एग्जामिन हाउ चेंजेस इन दी सोसाइटल वैल्यूज, क्या चेंज आए हैं सोसाइटल वैल्यूज में, कल्चरल ट्रेंड में, वर्कफोर्स डेमोग्राफिक का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी, डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स में, क्योंकि इसी के बेस पर एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटरी चेंजेस जो है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, लॉ चेंज हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये जानना भी जरूरी हो जाता है।
साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटर। ऑर्गेनाइजेशंस में आज के समय पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ग्लोबल मार्केट की वजह से ही हमारा कंपटीशन, इंटरनेशनल बिजनेस में हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हमारा क्या प्रैक्टिस हो रही है, क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस किस तरह का है, कॉम्पिटिटिव में पोजीशंस हमारी क्या है, ये सब कुछ हमको इसमें स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी इसका स्कोप है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में भी हमको इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप देखने को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि हायरार्की एंड अथॉरिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। So within the scope of organization behavior, emphasis is also put on how different level of authority and clear hierarchy structures influence the employee behavior and decision making efficiency. अगर हमारी हायरार्की प्रॉपर बनी हुई है, ये जो पर्सन है इसको पता है कि इसे किसे रिपोर्ट करना है, इसको पता है कि इसे किसे रिपोर्ट करना है ना, इसे पता है इसे किसे ऑर्डर करना है, इसे पता है इसे किसे ऑर्डर करना है, तो ये काम कैसा होगा? स्मूथ चलेगा। थोड़ा सा कैसा चलेगा? स्मूथ चलेगा। वहीं अगर ये इसको नहीं पता कि ये मुझे किसे आगे रिपोर्ट करना है, उसे नहीं पता कि मुझे किससे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किससे मुझे सॉल्यूशंस के लिए डिस्कशंस करना है, तो उस केस में जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो रास्ते में आ जाएंगे। इसलिए आपका हायरार्की एंड अथॉरिटी सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सही तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सके। नाउ नेक्स्ट है आपका रोल क्लियरिटी। तो रोल क्लियरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूसिंग द एम्बिग्यूटी। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, घबराहट हो रही है, उसको दूर करने के लिए, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए रोल की क्लियरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप आपको देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैट है, हायरार्किकल है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वर्क फ्लो एंड कोऑर्डिनेशन, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफेक्ट डालता है वर्क फ्लो पर, कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और कैसे हमें पता चलता है कि किस तरह की हमारी एफिशिएंसी प्रोसेस की हो रही है। तो इन सबको चेकआउट करने के लिए वर्क फ्लो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट, so explore the how different structures support or hinder the organization's ability to adopt the changes and implement the new strategy technologies and अब देखो, मैंने कहा वहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। अब न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो उसे अडॉप्ट करना और चेंज मैनेजमेंट को लेकर आना भी जरूरी है। अगर हम पुरानी टेक्निक को यूज करके चलेंगे तो समहाउ कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। वी रिक्वायर्ड, हमने जब एक्सप्लोर किया कि भाई हर जगह पर काम को इस तरह से किया जा रहा है कि नई, जैसे अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर काम होता रहता, वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन नहीं होती, तो कई जगहों पर काम जो है वो रुक जाता जब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कोविड की। तो वर्क फ्रॉम होम जब आया तो ऑर्गेनाइजेशन का काम घर में आया, लेकिन काम तो हुआ। अब उसी तरह से आईटी के जो पर्सन्स होते हैं, कई बार इनके फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो इन ये जो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पर जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, चेंज मैनेजमेंट जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा स्कोप। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई हो। इफ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड, स्मार्ट। थैंक यू।